इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पहला चैप्टर। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, है ना। दो तीन चैप्टर को मिलाकर एक बनाया गया है और इसमें एक ही जगह सारा क्वेश्चन दिया गया है, 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 24 में। ठीक है, 24 का क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो इसका आंसर है फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। ठीक है, मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति थी। फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस में समाज में अधिक असमानता व्याप्त थी। समाज के दो वर्गों में विभाजित था। विशेषाधिकार वाले वर्ग में कुलीन और पादरी थे। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया था। एक गणतंत्र की स्थापना हुई। खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का विश्व युग में उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दशा ही बदल दी। ये हमने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आप जो है बुक को पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड इसमें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजे से समाज को किन समूहों को निराशा हुई। ये सारे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उत्तर है इसका फ्रांसीसी समाज के 3 संपदाओं में विभाजित था। तीसरा संपत्ति को सबसे अधिक हुआ। तीसरी संपत्ति में किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, श्रमिक, बेरोजगार, व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के अधिकारी, वकील आदि शामिल थे। जिन समूहों को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था वे पहली और दूसरी संपत्ति के लोग थे। इन लोगों को जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। क्रांति के साथ पहली और दूसरी संपत्ति के आगे संपत्ति के लोगों ने अपने विशेषाधिकार खो दिए, क्योंकि असमानता क्रांति के कारण में से एक थी। क्रांति ने समाज में समानता लाने का प्रयास किया। 2 में आगे और लिखना है कि कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो उच्च वर्ग के लोग जो प्रथम और द्वितीय वर्ग में आते थे को अपनी शक्तियों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि केवल उन्हीं लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। ऐसे वर्गों में उच्च पादरी, सामंत और कुलीन सम्मिलित थे। अब फ्रांस में समानता और बंधुत्व के आधार पर समाज का गठन किया गया। ठीक है, आगे इसमें और लिखना है क्रांति के नतीजों से समाज ने किन समूहों का निराशा हाथ हुई। तो निसंदेह जिन वर्गों के पास विशेषाधिकार थे उनको क्रांति के परिणामों से निराशा हो सकती थी। जिसकी शक्ति को लिया गया और उसे जनसाधारण में बांट दिया गया। ऐसे में तो इनको निराशा हुई।
इसी प्रकार जब कुलीन श्रेणी के कर एकत्रित करने तथा खुलेआम शिकार करने के अधिकारों को समाप्त कर दिया तो उन्हें किसी भी क्रांति के परिणामों की से निराशा होने लगी थी। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो उत्तर है इसका कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। ये 19वीं और 20वीं सदी के दौरान फ्रांस के यूरोप में बाकी हिस्सों में फैल गए, जहां सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उपनिवेश लोगों ने एक संपूर्ण राज्य बनाने के लिए बंधन से मुक्ति के विचार को अपने आंदोलनों में फिर से शामिल किया। टीपू सुल्तान और राम मोहन राय ऐसे 2 उदाहरण हैं जिन्होंने क्रांति फ्रांस के उत्पन्न विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्लियर है। चौथा नंबर है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और उनके उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची है। दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसरशिप का उन्मूलन, मत देने का अधिकार, गुलामी का उन्मूलन, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तलाक कानून। क्लियर है। 5वां नंबर है, क्या आप इस तरफ से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? तो इसका आंसर है कि हालांकि यह सार्वभौमिक अधिकार कहलाता है, लेकिन दुर्भाग्य से महिलाओं को उन बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया जिनका वादा किया गया था। उन्होंने पुरुषों जैसे समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर उत्पीड़न के प्रतिरोध का अधिकार नहीं था। कानून के निर्माण में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। महिलाएं अपनी योग्यता के अनुसार अपने सामानों का सार्वजनिक रोजगार का हकदार नहीं थी। क्लियर है। 6वां नंबर है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? इसका आंसर है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस के सम्राट घोषित किया। उसने पड़ोसी देश के विरुद्ध युद्ध छोड़कर उन्हें जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण के अनुरूप देखा। उन्हें कई कानून पेश किए जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान की गई वजन और माप की एक समान प्रणाली। उनके कई उपायों ने स्वतंत्रता और आधुनिक कानूनों के क्रांतिकारी विचारों को यूरोप के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया। वाटरलू के युद्ध में अंततः पराजित होने के बाद उन्हें सम्राट के पद से हटा दिया जाने के काफ़ी समय बाद तक लोगों का इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्लियर है। आशा करता हूं कि आपको बेहतर लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी 20वें क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। धन्यवाद।